पार बचाइए, संकल्प लेकर के जाओ। उन लोगों ने तो निर्णय कर लिया है कि भाई किसी को सामान लेना अपने भाई से लेगा, लेकिन हम लोग बाल बनवाने जा रहे हैं। आप कभी प्रयास करते हो कि किसकी दुकान पर जा रहे हो बाल बनवाने के लिए? आपको जो भी मिल गया वहीं चले गए। आपको फल किससे खरीदना है, सब्जी किससे खरीदनी है, प्लम्बर के लिए किसको बुलाना है, लाइट फिटिंग के लिए किसको बुलाना है, आप नहीं सोच रहे हैं। अगर भूल से आपके घर में कोई दाढ़ी वाला एंट्री कर गया तो ध्यान दीजिए, आने वाले समय में वो जो एंट्री कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। वो जानते हैं कि हिंदुओं के घर तो सूने पड़े हुए हैं, वो पूरी रेकी कर लेते हैं और पूरी योजना है उन लोगों की, मैं इस सीमित समय में आपको नहीं बता सकता। इसलिए संकल्प, अगर आपके घर में कोई किराएदार बनकर के घुसेगा तो आने वाले समय में वो मालिक होगा और आपकी टिकट काट दी जाएगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मेरे हाथ में है। इसलिए कभी भी कोई प्रॉपर्टी विधर्मी को बेचनी नहीं है, एक भी सामान विधर्मी से खरीदना नहीं है। संकल्प ले लो, तब आपका राष्ट्र बचेगा। आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। वो हमसे अर्निंग करते हैं, हमसे पैसा कमाते हैं और हमारे पैसा को हमको मारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लोग हम आराम से देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों में जो कट्टरता है, वो कट्टरता आज हमको खुद अपने परिवारों में, अपने बच्चों में देने की आवश्यकता है। अगर आप कट्टर हो जाएंगे तो बचेंगे। मैं तो कहता हूं, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोतागणों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये पेशवाई सीरीज में 1707 के औरंग्या के काटने के बाद 1740 तक का इतिहास को मैं जो विस्तार दे रहा हूँ, उसका सर्वश्रेय श्रीयुत भालेराव, श्रीयुत आठले, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कष्ट उठा के सारे असल पत्र जिसे कहते हैं उनको जोड़ने के कष्ट इन्होंने उठाए हैं, भालेराव और आठले। इतिहासकार हमारे सरदेसाई जी है, राजवाड़ी गुरुजी हैं, जेम्स टॉड है, पारसनीस है, ग्रैंड डफबी है। भले मैं उसको कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन ग्रैंड डफबी है। इन जैसे मूर्धन्य इतिहासकारों ने मित्रों अपना जीवन खपा दिया है। उन्होंने लिखा हुआ ये इतिहास आप जरूर पढ़े, ये गूगल पे अवेलेबल है। जिनको इसमें रुचि है इस विषय में, वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो पता है कि ये धूर्त अंग्रेज जिस दिन मित्रों 12 मई को पोर्तुगीज और चिमाजियाप्पा के बीच संधि हुई, संधि होने के बाद में उसी दिन 12 मई को मुंबई के प्रेसिडेंसी के धूर्त गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी एक अपना बंदा, कैप्टन गॉर्डन उसका नाम था, वो सातारा भेजा और वो भी बाजीराव और चिमाजी अप्पा को कहे बिना। देखिए कितना, वहीं से शायद उनका ये अखंड प्रयत्न था। ये भी ऐसा ही प्रयत्न लग रहा है कि इसमें तोड़ फोड़ दो इन दोनों को, इन बाजीराव और शाहू, इन दोनों में दूरी पैदा कर दो। यही शायद उनका मकसद था सातारा में गॉर्डन को भेजने का। वहां गॉर्डन रहता है, सातारा में शाहू उन्हें नहीं मिले। शाहू युद्ध शिविर में मिले। युद्ध शिविर में थोड़े दिन बाद में अनेक बार विनती करने के बाद गॉर्डन को शाहू महाराज ने मुंबई लौटने का उनका परवाना दे दिया। 25 जून को शाहू ने गॉर्डन को अपने युद्ध शिविर में बुलाया और गॉर्डन से कहा, गवर्नर से कहो
हमारे लिए यानी शाहू के लिए बड़े बदक, बदक यानी मित्रों डक, अब हिंदी शब्द मुझे पता नहीं है, बड़े बदक की 8 मादियां, 2 टर्की मुर्गी की मादियां, 2 बसारा के कबूतर की जोड़ियां और कुछ सामुद्रिक पक्षी, इतने सारे भेजने का बंदोबस्त गवर्नर जनरल करे। किसके लिए? शाहू के लिए। गॉर्डन की तलवार मित्रों शाहू को भा गई। अब जैसे गॉर्डन ने देख लिया कि शाहू महाराज को तलवार तो अच्छी लग रही है, गॉर्डन ने तुरंत उसे वो तलवार उपहार में दे दी। शाहू ने भी गॉर्डन की तारीफ की, उसको सराहा। शाहू ने कहा, आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे पता है व्यापार के अलावा आपका कोई इरादा दिखता नहीं है। जब तलवार मिलने के बाद में शाहू खुश हुआ और गॉर्डन शायद अच्छा वकील साबित हुआ, क्योंकि गॉर्डन को बुला के गॉर्डन को सहारना ये बड़ी बात थी। आशा है वसई में आपका भी हमें सहयोग मिलेगा। सारा व्यवहार तो हमारे पंडित बाजीराव बल्लाळ स्वयं देख रहे हैं, मैं उनके बीच नहीं हूं। सारा व्यवहार बाजीराव बल्लाळ पंडित ही देखते हैं। अगर सिर्फ व्यापार का उद्देश्य है तो मुझे एक बात समझाओ, ये हमारे आंग्रे सरकार से आपका विवाद क्यों है? उलझाओ मत, उत्तर दो। गॉर्डन देखता रह गया। गॉर्डन को तात्काल उत्तर तो गॉर्डन ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद गॉर्डन बोला, नहीं महाराज, कोई कारण नहीं है, केवल व्यापार के संरक्षण हेतु लश्कर की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हमारे पास लश्कर है और वो भी हमारा व्यापार बचाने के लिए। रही बात पोर्तुगीज की, पोर्तुगीज तो आप जानते हैं कि पोर्तुगीज तो हमारे नेबर हैं। अब नेबर हैं तो कई कबार मुश्किल में उनको मदद करना हमारा जिम्मेदारी है, वो मदद करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अभी आपने उन पे विजय पा लिया है, तो अब आगे हम लोग ये ध्यान रखेंगे और उनसे भी और आपसे भी उचित व्यवहार करेंगे। निकले। गॉर्डन वहां से निकल गया। गॉर्डन लिखता है, हम मुंबई लौटने के लिए युद्ध शिविर से निकले। पहले तो पुणे पहुंचे। पुणे मुझे ज्यादा सुहाना लगा। चारों बाजू पर्वत से घिरा पुणे बड़ा सुंदर दिखता है। मैंने यहाँ पे एक गोला बारूद कारखाना भी देखा जो अब शुरू हो गया है। एमिनेशन फैक्ट्री जो खड़की में है, वहीं पहले इनका कारखाना शुरू हुआ था 300 साल पहले। गोला बारूद का कारखाना मैंने देखा, वहां पे 18 इंच तक तोप का गोला बन जाता है। यहाँ लोखंड का भी बड़ा व्यापार है। कपड़ा बाजार भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ लोक संख्या बहुत है, लेकिन बाजीराव की ये व्यवहार प्रणाली मुझे अच्छी लगी। बताया गया कि यहाँ इस प्रदेश के मुकाबले 5% टैक्स पुणे में कम है। 13 जुलाई को मैं ठाणे पहुंचा। ये पुणे की तारीफ उसने की कि 5% पुणे में टैक्स कम है, बाजीराव की राजकीय व्यवस्था उसको अच्छी लगी वगैरह वगैरह। 13 जुलाई को वो ठाणे पहुंचता है। 14 तारीख को कुलाबा मुंबई पहुंचता है। लगता है मित्रों, साष्टी और ठाणे के विजय से शाहू आनंदित था, तो उसका मूड अच्छा था। तो गॉर्डन भी लिखता है कि साष्टी और ठाणे के विजय से शाहू बड़ा आनंदित लगा। लेकिन फिर भी लगता है कि वसई पर हमले की परमिशन शाहू ने दी नहीं थी। वो बाजीराव अहंकारी, वो किसकी नहीं सुनता, वो बस अपनी चलाता है।
शाहू महाराज को हमारी मदद लेनी ही पड़ेगी। कुल मिला के शाहू मंत्रिमंडल में हमारे पक्ष के बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर हमसे द्वेष भी करते हैं। सीधी बात है, वो बाजीराव के पक्ष के हैं, लेकिन भविष्य में शाहू से अलग होने का बाजीराव का मंसूबा मुझे समझ आया। पुणे के अंतोबा नाइक पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। ये अंतोबा नाइक बाजीराव के बहुत नजदीक है और पूना का सबसे बड़ा व्यापारी भी है, तो हम उससे व्यापार करते पहचान बढ़ा सकते हैं। अब ये मित्रों एक ब्रिटिश अधिकारी का मंतव्य है, रोजनिशी है। बाजीराव के विरुद्ध उसका जो द्वेष है वो साफ साफ नजर आता है। अब वो उसकी रोजनिशी पे, डायरी पे ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि गॉर्डन के इस सातारा भेंट से 10 महीने के बाद में बाजीराव का निधन होता है। गॉर्डन शाहू को युद्ध शिविर में जरूर मिला था। शाहू ने अपने जीवन में आज तक, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि शाहू ने अपने जीवन में आज तक यानी 1739 तक युद्ध भूमि में पांव नहीं रखा था। वहीं शाहू अपने जीवन के इस संध्या काल में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मीरज पे युद्ध अभियान पे गया कि भाई चलो जाते जाते मैं भी जिंदगी में एक बार जरा पराक्रम दिखा दूं। वहां भी वो युद्ध भूमि में नहीं लड़ा है, युद्ध शिविर में पीछे था। युद्ध लड़ा वो तो पटवर्धन ने लड़ा, राव साहब पटवर्धन ने युद्ध, परशुराम बहू ने युद्ध लड़ा और वो जीता। और फिर बाद में वो मीरज के अंदर किले के अंदर बाजीराव का आगमन हुआ। 1708 से 1739 तक मराठाओं ने उसे सारे मान सम्मान जितने भी थे, मान सम्मान शाहू के, क्योंकि वो महाराज का पोता था, शिवाजी महाराज का पोता वो था, इसलिए 1708 से 1739 तक सारे के सारे मान सम्मान आबादित रखने का काम मराठाओं ने किया है। ये बड़ी बात है। 1737 के आप देखो विजयादशमी में शुरू हुआ ये युद्ध अभियान था। मैंने बताया लास्ट एपिसोड में आपने, ये मीरज पे जो हमला था, जो पटवर्धन, सांगली के पटवर्धनों ने शाहू को जीत दिलवाई उसमें। शके 1658 सव्व सल्लासीन मया और अलफ, इससे आगे 2 साल शाहू का युद्ध अभियान की या युद्ध शिविर था, वो उमरज के गांव के युद्ध छावनी में था। मैंने बताया कि उसका नाम भी इन्होंने, गॉर्डन ने अलग इसका उच्चारण किया है, वो भी मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया है। इस छावनी में, यही छावनी है मित्रों, वो नालायक उदाजी चौहान जो था ना, डकैत, शाहू महाराज ने उसको भी बुलाया था। वहीं से भाग गया, फिर पकड़ के लाया, उसको बिठाया, समझाया शाहू ने, फिर वो भाग गया। इतना नालायक था। याद आया आपको? मैंने उदाजी चौहान के बारे में आपको बताया था, चंद्रसेन जाधव और उदाजी चौहान, याद है ना आपको? राष्ट्र विरोधी चोर उचक्का ये उदाजी बना था और 1750 तक इसने मराठाओं को बहुत परेशान किया। मीरज के मोगलों के किले पर मित्रों पंत प्रतिनिधि ने हमला चढ़ाया। पंत प्रतिनिधि यानी हमारे हिंदवी स्वराज्य के वो पंत प्रधान बने रहे थे। पेशवा तो शाहू था, पेशवा तो बाजीराव था,
लेकिन पंत प्रतिनिधि का ये जो प्रधानमंत्री का पद है उससे उनको नहीं हटाया था। पंत प्रतिनिधि ने मिरज के मोगलों के किले पे उनको हराया। 3 अक्टूबर को वो किला हमारे शाहू के हाथ में पड़ा। शाहू पूरे गाजबाज के साथ किले के अंदर गया है। 5 अक्टूबर को वो किले से निकला। फिर उमरज के पास पहुंचकर खबर आई वो कि निजाम का सरदार हमारा वो चंद्रसेन यादव और उदाजी चौहान, जिसको शाहू ने अभी 10-15 दिन पहले छोड़ा था, वो फिर सेना लेके स्वराज्य में घुसा है। शाहू ने वहीं उमरज से फतेह सिंह भोसले, रघोजी भोसले, शंभू सिंह जादूगर और अपाजी सोमवंशी, इन लोगों को तत्काल रवाना कर दिया। 25 जनवरी 1739 को विजय के बाद मित्रों शाहू ने 24 मार्च को युद्ध शिविर में ही शामियाने में सभी सरदारों का उचित सम्मान भी किया। जो वहाँ पे व्यक्तिशः उपस्थित नहीं थे उनको श्रीफल और वस्त्र भी भेजने का बंदोबस्त किया। शाहू खुश लग रहा था। अब अपनी पहली युद्ध में हुई शाहू के नाम पे वो जीत जो हासिल की ना, इसलिए शाहू बड़ा आनंदित था, क्योंकि 2 साल बाद शाहू वो विजय लेके सातारा पहुंचा। पूरे सातारा गांव वालों ने उस दिन शहर में जैसे दीपावली मनाई थी। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक के आखिरी साल यानी 1740, ये पूरा साल इतिहास में बाजीराव पेशवा के नाम से लिखा गया है। मित्रों, हमारे इस गौरवशाली इतिहास पुरुष जो भी है वो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बस नाम सुन के प्रेरणा मिल जाती है, जैसे पूरे शरीर में एक एनर्जी पैदा कर देती है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में हर शतक, हर दशक में पूरे भारतवर्ष में आप जाओ, आसाम से केरल तक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे या बाजीराव जैसे ये आदर्श है ना, ये अपने कर्तृत्व से, अपने पराक्रम से हमें आज भी प्रेरित करते आए हैं। इसलिए मैं इनको पुण्यात्मा कहता हूं। पेशवाई सीरीज में बार बार मित्रों मैंने माळवा का नाम जरूर लिया है। आज तो हम देखते हैं कि विविध राज्य में बटा हुआ है, लेकिन माळवा ये क्षेत्र पहले दिन से, मैं 2000 साल से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र राजकीय दृष्टया रहा है मित्रों। और वैसे भी हिंदू पद पातशाही की हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना, और बाजीराव ने उसे तो संकल्प बना लिया था। तो ये संकल्प जब तक नर्मदा पार आप नहीं करोगे व्यर्थ है। नर्मदा पार तो करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ नर्मदा, वो सातपुड़ा के दक्षिण में जो तापी बहती है, वहाँ से विंध्यगिरी के दक्षिण में जो नर्मदा बहती है, बस वहीं से माळवा क्षेत्र शुरू होता है। जहाँ से नर्मदा बहती है उस तट के उत्तर से माळवा शुरू होता है। और तांडा और भैरव जैसे 2 महत्वपूर्ण घाट भी हैं विंध्यागिरी में, कि माळवा अगर प्रवेश करना है तो वो 2 घाट आपको पार करने ही होंगे। वो हमारे होळकर और पवार जैसे पराक्रमी सरदारों ने सारे घाट ऑलरेडी हस्तगत कर लिए थे। विंध्यागिरी चढ़ने के बाद में मित्रों बेटवा लगता है, चंबल लगता है। बेटवा याद आया ना आपको? मैंने 1857 के स्वातंत्र्य समर के जब तात्या टोपे नर्मदा में छलांग लगाता है, याद आया आपको? जरूर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है वो। आधे युद्ध में, युद्ध चल रहा है, आधे युद्ध में सारे के सारे हमारे स्वातंत्र्य वीर
अपना हथियार छोड़ के नर्मदा में छलांग लगाते हैं। ये ब्रिटिश पूरे गड़बड़ा गए, अचंभित हो गए कि ये क्या है। आज भी वो युद्ध प्रसंग पढ़ाया जाता है मित्रों युद्ध नीति में कि ये कौन सी युद्ध नीति थी। ये चकरा देने वाली युद्ध नीति है कि भाई युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है और एक पक्ष के सारे लोग अपने हथियार डाल देते हैं और नर्मदा में छलांग लगाते हैं। अद्भुत था वो। तो वही वो बेटवा और वो चंबल। वैसे सिंधु, माही, पर्वती ये भी नदियाँ मालवा के उत्तर से बहती है। बार बार इसका संदर्भ स्वातंत्र समर में आया हुआ है। मराठाओं के ये जो विजय गाथा है ये सुनने से पहले मालवा भूप्रदेश हमें समझना मित्रों बहुत आवश्यक है। छत्रपति शिवराय की प्रेरणा से नए ऊर्जा के साथ 1690 से मराठाओं ने लगातार मालवा पे हमला करके औरंगजेब जबरदस्त आर्थिक चोट औरंगजेब को पहुंचाने का काम किया। एक जगह पे मित्रों लिखा है कि औरंगजेब की सिर्फ मालवा प्रदेश में 45% तक टैक्स में गिरावट आई थी। 45%, सोचो आप। शायद यही सब कारण है कि वो भी दुम दबा के दक्खत भाग आया इनको मारने के लिए औरंगजेब। जरा सोचो मित्रों, 45% 1690 के बाद में अगर टैक्स में आपको एक क्षेत्र से गिरावट आती है तो क्या होगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बगल में देखो तुर्किस्तान। ये तुर्किस्तान के जाहिल मोमिन गत 10 साल में देखो आप किस कहाँ तक पहुँचे हैं। भीख मांगते पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। सोचो। बाकी मालवा के बारे में कल से शुरू करेंगे। वंदे मातरम।